हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको सेल डिवीजन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, जिसमें मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी सेल साइकिल को दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज इंटरफेज, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, और उस फेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है, ठीक है। और दूसरा माइटोटिक फेज, जिसको हम लोग एम फेज बोलते हैं। एम फेज में पहुंचते ही एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। किस तरह से डिवाइड होती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने लास्ट दो लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। अब आज से हम लोग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा सेल डिवीजन के मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करूंगा और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तरफ बढ़ेंगे और मैं धीरे धीरे करके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करता हूं बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जो सेल डिवीजन प्रोसेस है, पूरी सेल डिवीजन प्रोसेस ये हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस होनी चाहिए। पहली चीज, सेल डिवीजन हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस होनी चाहिए, और अगर सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं है, सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन कर रही है, तो इसका मतलब वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। तो सेल डिवीजन की जो पूरी प्रोसेस है ये कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अगर कंट्रोल की बात हम लोग करें तो जो डिफरेंट सेल साइकिल की स्टेजेस हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में ये चीज बताया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर हम लोग बात करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो कि सिंगल सेल, जहां पे सिंगल सेल है, पूरे ऑर्गेनिज्म में केवल एक सेल है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात अगर हम लोग करें, और यहाँ पे अगर हम लोग सेल डिवीजन की स्टेजेस की बात करें कि सेल डिवीजन से पहले क्या क्या चीजें होंगी, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं सेल ग्रोथ की, सेल ग्रोथ की और सेल डिवीजन की, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहां पे सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ के बाद सेल डिवीजन, ठीक है। और इसी सेल ग्रोथ के दौरान उसके डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ का मतलब ये हुआ, सेल ग्रोथ को कोऑर्डिनेट डिवीजन के साथ इसलिए किया जाता है ताकि सेल का जो साइज है, सेल मेंटेन्ड इन प्रॉपर साइज, प्रॉपर साइज। आपने पढ़ा होगा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक स्पेसिफिक साइज होता है, ठीक है। तो वहां पे एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, सपोज दैट ये सिंगल सेल है, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंगल सेल ही, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पूरे ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब जरूरी है कि इस ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो मेंटेन रहे। अगर वो साइज मेंटेन है तब ये एनिमल सरवाइव करेगा, अगर ये साइज मेंटेन्ड नहीं है तो ये एनिमल सरवाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेल ग्रोथ में क्या चेक किया जाएगा, सेल ग्रोथ में दो चीजें चेक की जाएगी। एक तो ये सेल का जो साइज है ये बहुत छोटा ना हो, टू स्मॉल ना हो, ठीक है, टू स्मॉल ना हो, या फिर इस सेल का साइज टू लार्ज ना हो जाए, मतलब बहुत बड़ा ना हो जाए। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो सफर करेगा। कैसे सफर करेगा, अगर सेल्स बहुत छोटी रह गई, सपोज दैट इस सेल का साइज इतना बड़ा है और ये छोटी रह गई, और तभी ये डिवीजन के लिए चली गई, तो ये जो सेल बनाएगी ये और छोटी होगी, ठीक है। जो सेल यहां से इससे बनेगी ये और छोटी होंगी, तो इन छोटी सेल्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरे छोर पे अगर ये बहुत बड़ी हो गई, ये अगर बहुत बड़ी हो गई तो इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, और दूसरा ये धीरे धीरे डिवाइड करेंगी, अपने नंबर को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल डिवीजन की बात करें तो वहां पे जो सेल डिवीजन होता है वो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ में, सेल ग्रोथ के साथ में। सिर्फ सेल की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ के साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, और रेप्लिकेशन के साथ ही इनका डिवीजन हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो ये स्थिति थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो वहां पे क्या होता है, ये स्थिति
कॉम्प्लेक्स हो जाती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें मल्टी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब डेवलपमेंट हो रहा है तो सेल का जो डिवीजन है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो, टाइमली मैनर में हो। किस टाइम पे सेल को कितना डिवाइड करना है और कहां डिवाइड करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। ठीक है। और इसको कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है उसी को रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये चीज जरूरी हो जाता है कि कौन सी सेल कहां पर और किस टाइम पर डिवाइड करेगी, ये चीज पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है। रेगुलेटेड मैनर में सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में सेल डिवाइड करेगी। ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल की अगर हम लोग बात करें, एक नॉर्मल एडल्ट में अगर सेल डिवीजन की हम लोग बात करें तो सेल तभी डिवाइड करेगी जब उसकी जरूरत है, और कहां पे डिवाइड करेगी, जहां पे उसकी जरूरत है। जिस जगह पे सेल के डिवीजन की जरूरत है उस जगह पे, और जिस टाइम पे सेल की डिवीजन की जरूरत है सिर्फ उसी टाइम पे सेल डिवाइड करेगी। ठीक है। इसके अलावा सेल को डिवीजन में जाने से रोका जाएगा। ठीक है। और यही कंट्रोल सिस्टम अगर फेल हो जाए तो सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लगती है, और ये प्रोग्रेशन किस तरफ कराती है, ये कैंसर की तरफ सेल को प्रोग्रेस कराती है। ठीक है। तो ये तो बात रही सेल डिवीजन के कंट्रोल की, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चले साहब, ये तो बात रही कंट्रोल्ड सेल डिवीजन की। ठीक है। आगे चल के इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फिर से इसकी चर्चा करूंगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगर हम लोग सेल डिवीजन प्रोसेस की बात करें, डिवीजन प्रोसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये दो मेजर फेजेज, यहाँ पे दो की इवेंट्स होते हैं। इस पूरी साइकिल में सिर्फ दो की इवेंट होते हैं जिनके कारण क्या करती है, दो सेल डिवाइड कर पाती है और आसानी के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कंट्रोल मैनर में डिवाइड कर पाती है। वो चीजें क्या हैं, वो दो मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस क्या हैं। पहला मॉलिक्यूलर प्रोसेस है रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अब इसके माइनर पार्ट को मैं बताऊंगा, बहुत ही मेजर पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। मैंने इंटरफेज में ये चीज पहले आपको बता रखी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसकी बारीकियों को डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, कि ये इसका मतलब क्या है। मैंने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। ठीक है, इसमें होगा क्या क्या मैं आपको बताता हूं। ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। चलें साहब, ठीक है, ये दो काम होते हैं, और अगर ये दो काम प्रॉपर तरीके से हुए तब जो सेल डिवाइड करेगी वो सरवाइव करेगी और हेल्दी सेल होगी। और अगर ये दो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुए तो जो सेल बनेगी वो उसका सर्वाइवल थोड़ा टफ होगा और वो हेल्दी सेल नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी मैं आपको बताता हूं। ठीक है। मैंने कहा रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो उसका रेप्लिकेशन होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से फेथफुल मैनर में होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये हुआ, सपोज दैट एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट ह्यूमन ही है, उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। और जब सेल डिवीजन होने वाला होगा और सेल एस फेज में होगी तब क्या होगा, तब होगा डीएनए का रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। कब होगा, जब सेल एस फेज में होगी। अब जब सेल एस फेज में पहुंची है और डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हुई है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इन सारे 46 क्रोमोसोम्स की प्रॉपर तरीके से इनका रेप्लिकेशन हो, प्रॉपर रेप्लिकेशन हो और कंप्लीट रेप्लिकेशन हो। ठीक है, फिर से सुनिएगा। सपोज दैट
कि एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन ही है, उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो सेल के डिवीजन साइकिल में जाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये 46 के 46 क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करें और पूरे क्रोमोसोम की जो लेंथ है, पूरी लेंथ, सपोज दैट अगर ये क्रोमोसोम इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा, इतना ही बड़ा एक दूसरा क्रोमोसोम बनना चाहिए। जितने जीन इस क्रोमोसोम पे हैं उतने ही जीन इस क्रोमोसोम पे, जो इसका डॉटर बना हुआ है, इस पे भी उतने ही जीन्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम के नंबर हैं, प्रॉपर उतने ही नंबर में क्रोमोसोम्स क्या हों, वो रेप्लिकेट करें और उनकी जो लेंथ है, जितने जीन वहां पे प्रेजेंट है, वो सारे जीन प्रॉपर तरीके से उनकी कॉपी बने। ये चीज सुनिश्चित किया जाता है किस फेज में, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये प्रोसेस होती है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि दोनों ही सेल्स में ये क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 46 थे तो जो डॉटर सेल बनी है उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स पहुंचे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। सपोज दैट एक सेल है जिसमें एक क्रोमोसोम ऐसा है जो रेप्लिकेट नहीं हो पाया, ठीक है। एक सेल ऐसी थी उसमें एक क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो पाया, तो क्या होगा, उनमें से जब ये सेल डिवाइड होगी, सपोज दैट ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। बट जब यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो एक क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो पाया, केवल 45 क्रोमोसोम ही रेप्लिकेट हो पाए। तो अब क्या होगा, अब एक सेल यहाँ पे ऐसी बनेगी, एक सेल जब एक डॉटर सेल ऐसी होगी जिसके पास सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम होगा। अब ये एबनॉर्मल सेल बन गई। अब ये एबनॉर्मल सेल अगर सरवाइव करती है तो ये नेक्स्ट स्टेप में जब ये डिवाइड करेगी तो बाकी की जो दोनों सेल्स बनेगी वहां पे कितने 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 क्रोमोसोम्स होंगे, 45 क्रोमोसोम्स ही होंगी। मतलब अब क्या हुआ, ये म्यूटेटेड सेल बन गई, ठीक है, ये म्यूटेटेड सेल बन गई। अब ये सेल क्या करेगी, या तो ये सरवाइव नहीं करेगी या फिर ये किसी डिजीज को जाकर के प्रोग्रेस करेगी, किसी डिसऑर्डर को प्रोग्रेस करवाएगी, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज दैट डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन अभी चल रहा है और डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा नहीं हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। ये एक डीएनए है और इसका रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है, रेप्लिकेशन चालू है इसका, ठीक है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, बट रेप्लिकेट फुल लेंथ तक नहीं पहुंचा। रेप्लिकेशन क्या हुआ, फुल लेंथ तक नहीं पहुंचा, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ और सेल चली गई डिवीजन में, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। ये मैं कंडीशंस बता रहा हूं, आपसे सवाल पूछ सकता है ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो डॉटर सेल्स बनेगी उनमें जो क्रोमोसोम जाएगा उसमें जीन का कुछ रीजन मिसिंग होगा, और वो कौन सा रीजन होगा, जो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो पाया, ठीक है। मैंने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही रेप्लिकेशन हुआ है और उसी समय सेल्स चली गई डिवीजन में, तो जितने पोर्शन का रेप्लिकेशन नहीं हुआ उसकी कॉपी बनी ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, जो डॉटर सेल होगी उसके पास में वो उतने जीन का पोर्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाए तभी सेल डिवीजन साइकिल में एंटर करे। मतलब जेनेटिक मटेरियल का फेथफुली रेप्लिकेट होना एक हेल्दी सेल बनने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि जो सेल साइकिल की स्टेजेस हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए, मतलब एक इवेंट पूरा होने के बाद ही दूसरा इवेंट स्टार्ट हो। मतलब जब सेल पूरी तरीके से ग्रो कर गई है, मतलब जीवन फेज की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तभी सेल एस फेज में एंटर करे, और जब एस फेज की सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी हैं तभी सेल G2 फेज में एंटर करे, और जब G2 फेज की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं तभी सेल M फेज में एंटर करे, ठीक है। तो ये इवेंट जो है, एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा इवेंट हो, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वहां पे चेक पॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म है। क्या है, चेक पॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म। हर एक स्टेज में चेक पॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म होती है। चेक पॉइंट कंट्रोल
मैकेनिज्म होती है। तो चेक पॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म करता क्या है, ठीक है, पॉइंट वाइज इसको देखेंगे। चेक पॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करता है, इट प्रिवेंट्स the initiation of each step in cell division each step in cell division until the earlier step on which it depends have been completed। और दूसरा काम है क्या करेगा, एनी मिस्टेक occurred during the process is corrected, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एनी म्यूटेशन that inhibits the checkpoint pathway or controlled mechanism pathway leads to the occurrence of कैंसर, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं चेक पॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म, या फिर चेक पॉइंट पाथवे भी इसको बोलते हैं। चेक पॉइंट पाथवे के बारे में, चेक पॉइंट पाथवे करेगा क्या, चेक पॉइंट पाथवे इट प्रिवेंट्स द इनिशिएशन ऑफ ईच स्टेप इन सेल डिवीजन until the earlier step on which it depends have been completed। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेप्स हैं, चार जो स्टेप हैं यहाँ पे, चार स्टेप G1 S G2 M, ठीक है, चार स्टेप्स जो सेल साइकिल के हैं, इन सेल साइकिल के बीच में ये कंट्रोल करेगा। मतलब ये हुआ कि जब तक G1 फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक S फेज स्टार्ट नहीं होगा, जब तक S फेज कंप्लीट नहीं हुआ तब तक G2 फेज में सेल नहीं जाएगी, जब तक G2 कंट्रोल नहीं हुआ तब तक M फेज में नहीं आएगी, और जब तक सेल कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाती तब तक वापस G1 में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट्स ये इवेंट्स को कंट्रोल करेंगे, इन इवेंट्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जब तक कि पहला स्टेप पूरा ना हो जाए दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होने से रोकेगा कौन, ये चेक पॉइंट पाथवेज रोकेंगे, ठीक है। कौन कौन से चेक पॉइंट पाथवे होते हैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, एनी मिस्टेक अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब सेल जीवन में है, यहां पे कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहां पे कोई मिस्टेक हो गई तो चेक पॉइंट पे क्या होगा, वो जो मिस्टेक हुई है उसको चेक किया जाएगा, तुरंत पकड़ लिया जाएगा कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो जब तक उस मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक सेल जो है एस फेज में नहीं जाएगी, ठीक है। सपोज दैट डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और कहीं डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज बहुत तरीके के होते हैं, म्यूटेशन और रिपेयर में आपको बताऊंगा, ठीक है। एस फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए में थोड़ा सा डैमेज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो एस फेज में ही इसको पकड़ लिया जाएगा, एस फेज चेक पॉइंट पे इसको पकड़ लिया जाएगा। जैसे चेक नाका होता है वहां पे लोग, वहां पे क्रिमिनल्स पकड़ लिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा। अब क्या होगा, जो भी डैमेज हुआ है पहले उसको ठीक किया जाएगा, ठीक होने के बाद सेल कहाँ जाएगी, G2 में जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो इस चेक पॉइंट पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, सेल एम फेज में जाएगी। फिर एम फेज में भी चेक पॉइंट्स हैं, वहां पे डिवीजन से पहले अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी सेल को पकड़ लिया जाएगा और उसको करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एनी मिस्टेक अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस इज करेक्टेड वे में पूरा सेल डिवीजन होगा। फिर लास्ट उसके बाद क्या हुआ, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, ये चेक पॉइंट फेल हो गया, म्यूटेटेड डीएनए वाली सेल डिवीजन के लिए चली गई, तो ये कैंसर कॉज कर सकता है, ऐसा देखा गया है,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं चेक पॉइंट्स के बारे में। अब कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं और किस चेक पॉइंट्स पे क्या चीजें चेक की जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। कितने तरीके के कितने चेक पॉइंट्स होते हैं एक सेल साइकिल में? मैंने आपको बताया सेल साइकिल में 4 मेजर स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले उन स्टेजेस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एम फेज, एम फेज से सेल आती है G1 में, G1 से सेल फिर आती है एस फेज में जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। एस से सेल जाती है G2 में और G2 से फिर आ जाती है एम फेज में। ये सेल साइकिल है। ठीक है, ये पूरी सेल साइकिल आपकी होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ G1 से कंसीडर करें कि एक सेल G1 फेज में है और G1 फेज से उसको S फेज में जाना है, तो सबसे पहला चेक पॉइंट उसको मिलेगा G1 फेज में, जिसको कहा जाता है G1 फेज चेक पॉइंट या G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट। ठीक है, ये एक पहला चेक पॉइंट। उसके बाद जब सेल S फेज में एंटर हो गई, अब उसको G2 में जाना है, तो यहां पे इसको एक चेक पॉइंट मिलेगा जिसको कहा जाता है S फेज चेक पॉइंट, S फेज चेक पॉइंट, S फेज चेक पॉइंट। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट ही हो गया। ठीक है, तीसरा, सेल को G2 से M फेज में जाना है, तो एक चेक पॉइंट यहां पे भी मिलेगा। यहां पे भी सेल को चेक किया जाएगा जिसको कहा जाएगा G2 चेक पॉइंट, चेक पॉइंट। और जब सेल डिवाइड हो रही है माइटोटिक फेज में, तो उस फेज में भी एक चेक पॉइंट है जिसको कहा जाता है माइटोटिक असेंबली चेक पॉइंट या स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ठीक है, तो 4 तरह के चेक पॉइंट, तो 4 मेजर चेक पॉइंट्स हैं सेल साइकिल में। ठीक है, ये सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हैं, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट पाथवे है। यहां इन जगहों पे सेल्स को चेक किया जाएगा फॉर देयर एक्यूरेसी टू गो इन द डिवीजन, कि सब कुछ एक्यूरेट है और अब ये डिवीजन में जा सकती है। ठीक है, इन चीजों के लिए इन चेक पॉइंट्स पे सेल्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो पहले चेक पॉइंट में क्या होगा? सबसे पहला चेक पॉइंट मैंने आपको बताया G1 फेज चेक पॉइंट, G1 फेज चेक पॉइंट। ठीक है, ये G1 फेज चेक पॉइंट क्या करेगा? इट चेक्स फॉर किन किन चीजों के लिए चेक करेगा सेल को? पहला, सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के लिए चेक करेगा। ठीक है, दूसरा किस चीज के लिए चेक करेगा? न्यूट्रिएंट लेवल, सेल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, न्यूट्रिएंट लेवल। तीसरा, सेल साइज, ग्रोथ के साथ साइज भी आ जाता है, सेल साइज, बट मैं यहां पे एक अलग पॉइंट इसको लिख रहा हूं। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, presence of growth factor and DNA damage, and for DNA damage। ठीक है, ये 4 मेजर चीजें हैं जो G1 चेक पॉइंट पे चेक होंगी। सेल प्रॉपरली ग्रो होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट लेवल बराबर होना चाहिए, सेल की साइज सही होनी चाहिए, ग्रोथ फैक्टर वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए और कोई डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए। तभी सेल इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर पाएगी, इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर पाएगी। नहीं तो सेल को यहीं पे रोक के ये सारी चीजें पहले रिपेयर की जाएंगी, अगर रिपेयर होने लायक है तो रिपेयर की जाएंगी, नहीं तो सेल को डिवीजन से रोक दिया जाएगा, सेल डिवीजन साइकिल में आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये काम होगा कहां पे? G1 चेक पॉइंट पे। चले साहब, दूसरे चेक पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड चेक पॉइंट, एस फेज चेक पॉइंट, एस फेज चेक पॉइंट, इसको सिंथेसिस फेज चेक पॉइंट भी बोलते हैं।
ठीक है, इसको सिंथेसिस फेज चेक पॉइंट भी बोलते हैं और इसको ग्रोथ फेज चेक पॉइंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज चेक पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको सिंथेसिस फेज चेक पॉइंट भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज चेक पॉइंट। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है इनके। तो सिंथेसिस फेज चेक पॉइंट क्या करेगा? इट चेक्स फॉर किन किन चीजों के लिए चेक करेगा, या ये चेक पॉइंट क्या क्या चीजें चेक करेगा? ठीक है, एस है चेक पॉइंट, ये मिलेगा कहां पे? जब सेल एस से G2 में जा रही होगी तो वहां पे ये चेक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी इसको एस टू G2 ट्रांजिशन चेक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम होते हैं। तो एस फेज चेक पॉइंट बेसिकली क्या क्या चीजें चेक करेगा? पहली चीज चेक करेगा स्टेटस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, स्टेटस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सेल साइकिल होती है वहां पे 2 मेजर मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन और दूसरा उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। कहां पे? एस फेज चेक पॉइंट पे चेक किया जाएगा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हुआ वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर सेल को रोक दिया जाएगा और प्रॉपर तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन पहले पूरा कराया जाएगा, उसके बाद ही सेल एस फेज को क्रॉस करके G2 फेज में जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये क्या चेक करेगा? डीएनए डैमेज। अगर डीएनए में कोई डैमेज है पहले वो डैमेज ठीक किया जाए भाई, तभी सेल को आगे बढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो सेल को यहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो एस फेज चेक पॉइंट इन दो चीजों के लिए बेसिकली चेक करता है। तीसरा चेक पॉइंट आता है, थर्ड चेक पॉइंट आता है G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट। अब G2 चेक पॉइंट पे क्या क्या चीजें होंगी? दो चीजें होंगी बेसिकली। पहला, इट चेक्स नंबर 1 सेल साइज चेक करेगा और दूसरा डीएनए डैमेज को चेक करेगा। अगर डीएनए में कोई डैमेज यहां पे भी है तब भी ये अगर ठीक होने लायक है तो ठीक किया जाएगा, नहीं तो सेल को फिर रोक दिया जाएगा डिवीजन करने से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 चेक पॉइंट्स। ठीक है, अब फोर्थ और लास्ट आता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या करता है? इट चेक्स फॉर क्या चेक करेगा? अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये देखेगा। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई, दूसरा मॉलिक्यूलर इवेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, उसके लिए भी चेक पॉइंट है। अब यहां पे चेक किया जाएगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से प्रॉपर तरीके से अटैच हो चुके हैं या फिर नहीं। अगर उनका अटैचमेंट ठीक से हो गया है तब क्रोमोसोम का सेपरेशन स्टार्ट होगा और क्रोमोसोमल सेपरेशन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर सेल क्या करेगी? साइटोकाइनेसिस के लिए अपने आप को तैयार करेगी और दो नई डॉटर सेल बनके रेडी हो जाएंगी। लेकिन अगर सारे क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सेल को फिर से क्रोमोसोमल सेपरेशन से रोका जाएगा और सेल डिवीजन को वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है या सेल साइकिल को कोऑर्डिनेट किया जाता है कि सारी की सारी मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो और रेगुलेटेड मैनर में हो। उस काम को करते कौन है? ये चेक पॉइंट पाथवेज करते हैं।
ठीक है, और 4 मेजर चेक पॉइंट पाथवेज हैं जो कि डिफरेंट सेल स्टेजेस में प्रेजेंट हैं। कौन से कहां पे प्रेजेंट हैं, क्या चेक करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस हैं वो किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं, हर एक इवेंट को कैसे रेगुलेट किया जाता है और कैसे एक एक्यूरेट सेल डिवीजन की तरफ एक सेल प्रोग्रेस करती है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में, चेक पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सा चेक पॉइंट कहां पे है, मैंने आपको इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को शुरू करने से पहले मैं आपको सेल बायोलॉजी के जो बेसिक एस्पेक्ट हैं उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सेल बायोलॉजी की बात करें, जब हम लोग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो उसको एक थोड़ा ब्रॉड टर्म में हम लोग देखते हैं। अगर ब्रॉडली हम लोग सेल डिवीजन को अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करें, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होता है साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट होगा मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में हम लोग अब आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें, इट इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन process. It involves cell division process। और इस सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या क्या आएगा, इस सेल डिवीजन प्रोसेस में आएगा बेसिकली सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स माइटोसिस। दो प्रोसेसेस यहां पे इन्वॉल्व होंगी, पहली माइटोसिस एंड मियोसिस। साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट में सेल डिवीजन वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, माइटोसिस आएगी और मियोसिस आएगी। ठीक है, और माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें आपका प्रोफेज आएगा। प्रोफेज, इट इन्वॉल्व्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट है किसका, सेल डिवीजन का साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अब मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ सेल बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट इट इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सेल साइकिल आएगी, सेल साइकिल। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन, and regulation of CDKs, ठीक है, तो ये बेसिकली इतनी चीजों की स्टडी मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में की जाती है। किसकी, सेल साइकिल की, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल की, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की, डीएनए रेप्लिकेशन की, रेगुलेशन ऑफ सीडीके की। एक चीज रह गया इसमें से, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ब्रीफ में बताया, लेकिन डिटेल स्टडीज की हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। किसकी,
सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन के बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, सेल डिवीजन की अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, दो तरीके से मतलब दो भागों में इसकी स्टडी की जाती है। पहला एस्पेक्ट आपको दिखाता है साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसमें सिर्फ सेलुलर प्रोसेसेस आपको दिखेंगी। सेल थी, डिवाइड होकर दो सेल बन गई। अब वो डिवाइड कैसे हो सकती है, वहां पे दो प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस मियोसिस। कब माइटोसिस होगा, कब मियोसिस होगा, चर्चा करेंगे इसकी। माइटोसिस और मियोसिस में ब्रॉडली ये फेजेज होते हैं। ठीक है, ब्रॉडली ये 4-5 फेजेज होते हैं वहां पे, 1 2 3 4 5 ये फेजेज होते हैं वहां पे। माइटोसिस और मियोसिस दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ब्रॉडली ये 5 फेजेज वहां पे होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ सेल डिवीजन की, तो वहां पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली। पहले तो सेल साइकिल की पूरी प्रोसेस जो मैं आपको बता चुका हूं, सेल साइकिल यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, उस पूरे साइकिल का रेगुलेशन किस तरीके से होता है सेल साइकिल का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे इसकी, डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके का होता है, मतलब एस फेज की बात हम लोग करेंगे और ये पूरा का पूरा लेक्चर वहां पे आएगा आपके लिए डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सीडीकेज की बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग सीडीकेज की बात करेंगे। इसके रेगुलेशन के बारे में शायद मुझे एक और लेक्चर लेना पड़े आपका, लेकिन हम लोग बेसिकली सीडीकेज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, होते क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी इनकी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और तीसरा और लास्ट है यहाँ पे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स हैं सेल बायोलॉजी के बेसिक, सेल डिवीजन के बेसिकली, जिनके बारे में हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं मिलूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीडीकेज की, मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज होते क्या हैं, इनका रेगुलेशन किस तरीके से होता है और इनका काम क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।